चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, ठीक है ना। आखिरी टॉपिक है कलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सबसे पहले तो डेफिनेशन तो मैंने बताया था आपको, ऑल दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर, है ना। वो सभी प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल क्या है इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती वो वैल्यूज, समझ लो नहीं समझ लो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिसाइड होती है, इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि वो पार्टिकल एटम है कि आयन है कि मॉलिक्यूल है। बात समझ आई? ओके, सो प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles in the solution, number of solute particles in the solution and not on their nature, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना, कि whether they are atoms, ions और मॉलिक्यूल्स, इस बात पर डिपेंड नहीं करती। समझ गया ना? ओके, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स का रोल होता है ना। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। देखो कितने देर के होते हैं, देखो शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। सीधे टॉपिक पर सीधे फॉर्मूलेस क्या है ये सब देख लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 4 तरह की कलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। 4 तरह के कलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। नंबर 2 आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दूसरा मान लो, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा टी, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा, क्लियर। और लास्ट होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यस, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। रिलेटिव लोअरिंग तो पहले ही पढ़ रहे थे। रिलेटिव लोअरिंग को कैसे लिखते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी। बात समझ आ रही है? ओके, अब जब आपने क्या ही दिया है कि कलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, कि कितने सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां पर कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी ज्यादा होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, रिगार्डिंग कलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद है आपको क्या बताया मैंने, है ना, कि कलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दिस इज वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। सो इट इज वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक बात ये भी आपको पता होगी कि फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी और मोलैरिटी सेम होती है ना। फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी इज नियरली सेम एज मोलैरिटी, है ना। तो ये बात भी यहाँ पे कवर हो जाती है अपने आप, ठीक है ना। कि कई बार हम देखेंगे कि ज्यादातर कलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलैरिटी से रिलेटेड है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो किससे रिलेटेड है? मोलैरिटी से, लेकिन लगभग सेम ही होती है दोनों वैल्यूज, है ना। एक बार कॉम्पिटिशन में आया भी कि आप मोलैरिटी ढूंढ रहे पर उन्होंने मोलैरिटी दे रखा था, तो बच्चे सोच रहे इसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करें और डेंसिटी वगैरह नहीं दिया था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अल्टीमेटली उसी को यूज करना था, जो भी इसके फॉर्मूले होता है। ओके, नंबर 2 के बेसिकली कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? अच्छा, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कौन सा फैक्टर अकाउंट में लेता है? पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो कहने का मतलब जहां पॉइंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो ऑब्जर्व होगी वो ज्यादा होगी, ऑब्जर्व कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब समझना ध्यान से, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है तो वहां लोअरिंग बहुत ज्यादा हो गया होगा, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू भी ज्यादा रही होगी। बोला है कि नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जिस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगी मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। अरे लोअरिंग वेपर प्रेशर में ज्यादा है मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व होगा वो कम होगा, जितना आपने सोचा था उससे कहीं कम हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो?
अच्छा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। याद रखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं ये कह रहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, वहां पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना मतलब जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और ये एलिवेशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? सॉल्वेंट के। कि सॉल्वेंट का कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट था, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट से कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आए होंगे, उसके बेसिस पर वहां कुछ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई, है ना। और हम सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं अगर किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर उसका लो हो जाता है। और वेपर प्रेशर अगर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगी। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपने किसी भी लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कहां ज्यादा होगा? उस केस में जहां सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा थे, जहां सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा, वहां बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है ना। वही नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा तो डिप्रेशन भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा है तो डिप्रेशन भी ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना मतलब एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा सॉल्वेंट के मुकाबले, है ना। सॉल्वेंट अगर मान लो पानी है तो पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन उसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज ना होके माइनस में चले जाए, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री ऐसा। और कहां पर डिप्रेशन ज्यादा होगा? वहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, वहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, या वहां जहां मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा है, वहां जहां मोलैरिटी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ठीक है ना, ये बात तो समझ आ रही है ना। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दें तो अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट बात है कि सभी कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into M, I into M। यही ध्यान रखना होता है, ऐसे क्वेश्चन तो कंपटीशन में खूब आते हैं। ठीक है ना, बहुत बार पूछे गए हैं। आपको अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट देख के देखना नहीं चाहिए इसकी वाइटर फैक्टर की वैल्यू क्या है, इसकी मोलैरिटी क्या है, और जहां पर I into M का प्रोडक्ट ज्यादा, वहां पर ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा, एलिवेशन ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा। डिप्रेशन ज्यादा तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट लो, डिप्रेशन ज्यादा तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट लो, एलिवेशन ज्यादा तो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है बढ़ जाना, तो मतलब डेल्टा टीपी अगर ज्यादा तो मतलब एलिवेशन ज्यादा, और एलिवेशन ज्यादा तो जो आने वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो भी ज्यादा। अगर डिप्रेशन जहां ज्यादा है तो आने वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो कम होता जाएगा। यार ये सेंटेंस ही खुद बता रहा है, इसमें सोचना ही नहीं था। इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है ना, अपने आप समझ जाओगे। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, और जहां ज्यादा डिप्रेशन वहां उतना ही घटेगा। जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, जहां पर और मोलैरिटी ज्यादा है, वहां ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा है। इतनी बात तो समझ आएगी। एनीवेज, ये भी हम लोग जान रहे हैं कि कलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए जहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। क्या हो? मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर्स के लिए नहीं पढ़ना होता ये सब, समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। सो वैलिड फॉर solution containing non volatile solute, non volatile solute। ठीक है ना, अरे बहुत सब्स्टिट्यूशन हो गया, चल दे, है ना। वैलिड फॉर सॉल्यूशन containing non volatile solute। ये बात समझ आ रही है क्या? और कुछ चीजें बताओ, और कोई पॉइंट, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो? ये बात समझ आ रही है क्या? ओके, एक बार फोटो लीजिए, फिर एक एक प्रॉपर्टी जल्दी से समझते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास पानी है, क्या है? H2। अरे पानी है यार, मान लो 1 kg पानी भर गया, है ना, एक और 1 kg पानी रख लिया। ठीक है, समझा देता हूँ। इसको वन शॉट बोल नहीं सकता है क्योंकि डिटेल में ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। वन शॉट में तो सिर्फ फॉर्मूले लिखता था तब, ट्राई करो क्वेश्चन, है ना। 1 kg पानी है, ठीक है ना। आपने इसके अंदर क्या किया, 1 मोल NaCl डाल दिया, है ना। यहाँ पर अगर आपने 1 मोल मान लो MgCl2 डाल दिया, ठीक है, और 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया। बात समझ आ रही है? एक्चुअली बोला गया कि कहां पर कलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा है। कलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मोलैरिटी पर, और वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर। आराम से देखिए, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर हमने मोलैरिटी निकाली, तो मोलैरिटी NaCl की निकाले, है ना। कैसे निकालते हैं? मोल पर केजी, बोलो ना। हाँ, कितने मोल है? 1 और 1, तो ये 1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा, बोलो, है ना। हाँ, तो सब में क्या आ जाएगा? 1 मोलर। इधर भी आ जाएगा 1 मोलर, और इधर भी आ जाएगा, है ना। मैं चाहता तो मास वर्क भी लिख के दे देता, मतलब ये कितना लेता है? 180 का। हाँ, ये कितना लेता? 71,000 कितना देगा? अरे ये 35 का 71 4, ये 95 ग्राम दे देता, है ना। और ये कितना लेता? 58.5। ऐसे भी लिख के दे सकता था, ठीक है ना। मास देता, मोल बदलते, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो यार हर जगह सेम है,
है ना। तो क्या और पार्टिकल अगर आप देखो, तो पार्टिकल अगर आप देखें, ध्यान से देखना, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 मोल NaCl के मॉलिक्यूल है ना। आपने यहाँ देखा कि 1 मोल MgCl2 के मॉलिक्यूल है। आपने देखा कि यहाँ पर 1 मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना। तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल जो निकाला वो Na टाइम्स निकाला, कि यहाँ पर भी एवोगाड्रो नंबर टाइम्स NaCl मॉलिक्यूल है। बोलो है कि नहीं, बोलो तो सही। यहाँ पर भी Na टाइम्स MgCl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर Na टाइम्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है और मोलैरिटी भी सेम है, तो सभी जगह नेगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी सेम होंगी। बट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि नेचर पर डिपेंड, देखो एक्चुअली नेचर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर पर डिपेंड करता है। इसका नेचर ये कि इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नेचर ये कि इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नेचर ये कि क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता, जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब जितने मोल आपने ग्लूकोज देखे उतने मोल ग्लूकोज रहेगा। मतलब अगर आपने Na पार्टिकल रखे ग्लूकोज के, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी Na ही थे। बट यहाँ क्या दिक्कत है कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट। वो जो टूट जाता है ना पानी में, तो ये टूटेगा Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। तो इसका आपने कितने पार्टिकल रखे थे, Na पार्टिकल या 1 मोल रखा, तो ये टूट करके Na प्लस Na 2 Na पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो आपने ये जो बोला कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि पार्टिकल क्या था। आपने सोचा कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह रहा है, लेकिन नहीं, ये तो टूट जा रहा है और पार्टिकल डबल कर लेगा। तो जहां जो कलेक्टिव प्रॉपर्टीज आएगी वो 1 के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करोगे गलत आएगा, वो 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी चाहिए, 2 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी चाहिए। मतलब आपने कुछ वैल्यू सोची थी इतनी आनी चाहिए, पर एक्चुअली उससे ज्यादा आएगा, उससे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मतलब यहाँ एलिवेशन भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, 2 पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हो गया होगा, डिप्रेशन भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगी। तो उन प्रॉपर्टीज को जो आपने पाया एक्सपेरिमेंटली, उसको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड, कि आपने क्या देखा। और थ्योरेटिकली आपने 1 मोल मानते हुए कैलकुलेट कर लिया, थ्योरेटिकली आपने 1 मोल मानते हुए, यहाँ पर भी थ्योरेटिकली 1 मोल मानते हुए, यहाँ पे थ्योरेटिकली 1 मोल। बट एक्चुअली MgCl2 भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और पानी में घोलते ही टूटेगा 3 पार्टिकल। कितने पार्टिकल, यहाँ पर n लिख देता हूँ, n बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल, n बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ आयन जितने में ये टूटा है ना। तो इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब एक पार्टिकल मल्टीपल पार्टिकल में बदलेगा, और एक एसोसिएशन भी तो होता है ना, एसोसिएशन में मल्टीपल पार्टिकल जुड़ के सिंगल पार्टिकल में बदलेगा। जैसे मैंने बोलते हैं डाइमराइज करके, डाइमराइज में 2 1 में बदल रहा है, इफेक्टिवली 1 आधे में बदल रहा है। बोलो है कि समझ लो क्या, ट्राइमराइजेशन में 3 1 में बदल रहा है, एक्चुअली 1 जो है 1/3 में बदल रहा है। तो ट्राइमराइजेशन में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहा है, मतलब एसोसिएशन में ऑब्जर्व्ड पार्टिकल जो है कम होने लगे, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने लगे। बोलो ना, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल से, थ्योरेटिकल पार्टिकल से। ये समझ आ रहा था, बताओ। अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा है ना। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस देन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बात समझ आई तो बताओ कहां पर ये होगा, एसोसिएशन के दौरान। और डिसोसिएशन अगर हो जाए, तो डिसोसिएशन के दौरान जो आपने ऑब्जर्व किया वो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि वह नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सोच से कहीं ज्यादा है। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ आ रही क्या। अच्छा, अगर नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन हो जाए, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हो जाए, तो यहाँ पर है ना जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो थ्योरेटिकल के बराबर, बोलो है कि नहीं, है ना। जैसे आपने सोचा कि 1 मोल ग्लूकोज रखा है, तो ग्लूकोज जाने नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट भी नहीं करता, ये एसोसिएट भी नहीं करता। अगर ये डिसोसिएट भी नहीं कर रहा, एसोसिएट भी नहीं कर रहा, तो 1 मोल ग्लूकोज से 1 ही मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना। मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल वहां बढ़ेगा ना घटेगा, समझ लो क्या। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स will be equal to theoretical number of particles, theoretical है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता था कि होता क्या करेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में 3 हो गए, 1 से 3 में आ गए, है ना, 1 से 2 में बदला, और यहाँ 1 से 1 में रह गया, 1 से 1 में। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना। इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको घोला तो ये 1 में ही रहता है, कितना रहता है, 1 में, तो ये डिसोसिएट वगैरह नहीं करता। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर सेम होंगे, उतने होंगे, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं ध्यान से। एक टर्म होता है वैन डर फैक्टर, एक टर्म होता है वैन डर फैक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, वैन डर फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर, है ना, डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाने के बाद पार्टिकल्स कितने रह गए,
और इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स रख देना था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स रख देना था। समझ लो क्या? या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज टू थ्योरेटिकल। हालांकि इस साल पेपर में पॉइंट ऑफ फैक्टर का टॉपिक हट गया है, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया देते हुए चल रहा हूं यहाँ पर। अच्छा, आपके पास कितने मोल्स थे? एक मोल्स, ये थ्योरेटिकल मोल है कि मैंने एक मोल NaCl, मुझे इतना ही पता है कि 58.5 ग्राम का मतलब होता है एक मोल NaCl, तो मैंने थ्योरेटिकली एक मोल NaCl डाला, पर वो एक मोल बदल के एक मोल Na+ में बदला और एक मोल Cl में। ऐसी वैसी बात पता होनी चाहिए। इसका अगर C मोल था तो ये भी C मोल होगा, ये भी C मोल होगा, है ना? समझ लो क्या? तो ऑब्जर्व कितना किया हमने? 2/1। तो वैन डर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2। तो अल्टीमेटली किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वैन डर फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो कितने आयंस में टूटा, वो कितने आयंस में टूटा। यही वैन डर फैक्टर किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चीजें आती हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल आयनिक सॉल्ट, ऑल आयनिक सॉल्ट। तो टेंशन मत लो, वो चीजें तो समझ ही आएंगे। हालांकि इस साल पेपर वैन डर फैक्टर हट गया, मुझे इतना टाइम यहाँ नहीं देना है, वन शॉट बनाने की कोशिश हो रही है, पर टाइम तो जान रहे ना, आधे से मजबूर सिखा ही देता हूँ, है ना? एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थ्योरेटिकल, एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थ्योरेटिकल। देखो इसका एक मोल आपने लिया तो आपको 3 मोल मिलेंगे, एक मोल का टैन, 2 मोल एन, तो 3 बटे में 1 होता है, तो इसका वैन डर फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। वैन डर फैक्टर 3। तो मैंने बता ही दिया कि किसी भी ये वैन डर फैक्टर जो होता है एक्चुअली वो क्या बता रहा होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एक मोल से है, जो कि एक मोल से है। इसके एक मोल से कितने आ रहे हैं? 2। वही है वैन डर फैक्टर। इसके एक मोल से कितने आ रहे हैं? 3। अगर ये जोड़ रहे होते तो 2 से 1 मतलब 1 से आधे, तो वहां वैन डर फैक्टर हाफ हो जाता। अभी देखिए, टेंशन मत लो, ठीक है ना? यहाँ पर वैन डर फैक्टर ऑब्जर्व होता है, 0 कैसे हो सकता है? वैन डर फैक्टर नंबर बता रहा है, नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना? एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थ्योरेटिकल, दोनों बराबर है तो 1। मतलब ये सुन ले, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वैन डर फैक्टर 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वैन डर फैक्टर 1 होता है। अब सुनिए, हमें बताना क्या है? हमें बताना क्या है यहाँ पर? हमें बताना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जहां पर I into M की वैल्यू ज्यादा, वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी ज्यादा। अच्छा, यहाँ I into H की वैल्यू 2 है, यहाँ I into M की वैल्यू देख लो ना। M क्या है भाई? मोलारिटी। M क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी कितनी कितनी हर जगह 1। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो I1 I2 मोलारिटी 1, I3 मोलारिटी 1, I1 मोलारिटी 1। तो I into M की वैल्यू देखे तो 1, है ना? I into M की वैल्यू देखे तो 3, I into M की वैल्यू देखे तो 2। जैसे बता रहा हूँ, शॉर्ट में ये समझ आना चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आप ऑब्जर्व करोगे पहले केस में, सेकंड केस में ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट केस, है ना? मतलब अगर कोई बोलता है डेल्टा टीवी का ऑर्डर लिखो, डेल्टा टीवी का ऑर्डर लिखो, तो यही होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, यही सब होता है, सेकंड फर्स्ट थर्ड, है ना? डेल्टा टीएफ का ऑर्डर लिखो, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेकंड फर्स्ट थर्ड। समझ लो नहीं समझ लो? अच्छा, एलिवेशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, यही बता रहा था ना शुरू में, एलिवेशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालूं, किसका ऑर्डर निकालूं? बॉइलिंग पॉइंट। तो जहां एलिवेशन ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसमें एलिवेशन ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पार्टिकल ज्यादा थे, यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ चढ़ के मिलेगी। तो पहले किसकी मिलेगी? सेकंड, है ना? फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। लेकिन टीएफ का भी ऑर्डर पूछता है, क्या पूछता है? टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर। यार जहां ज्यादा डिप्रेशन होगा ना, वहां फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यूज कम होने लगेगी। और डिप्रेशन कहां ज्यादा होगा? जहां डेल्टा टीएफ ज्यादा है। डेल्टा टीएफ कहां ज्यादा है? सेकंड में, तो वहां का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वहां का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। समझ रहे हैं? मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट तो यही है ना कि डेल्टा टीएफ और टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोलो है कि? और टीबी मतलब वॉल्यूम पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन। बोलो है कि? और एक चीज और जान, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, वॉल्यूम पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे नीट विट में दिख जाते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा सवाल मिल सकता है। क्या कंसेप्ट है? जहां पर डिप्रेशन ज्यादा वहां फ्रीजिंग पॉइंट कम, जहां पर एलिवेशन ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है ना? ओके, तो टीएफ का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड में सबसे कम, सेकंड में सबसे कम, और थर्ड में सबसे नहीं आ रहा है। थर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना? यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम है ना, मतलब यहाँ डिप्रेशन कम है ना, मतलब यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर पानी का 0 डिग्री होता है तो ये 0 डिग्री के ही आसपास रहा, कम हुआ है पर उतना नहीं हुआ है, माइनस में ही है ना? और ये ज्यादा माइनस में नहीं आ रहा, सेकंड वाला ज्यादा माइनस में।
सबसे ज्यादा माइनस में ये गया, मान लो -5 तक चला गया डिप्रेशन हो करके। इसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का अगर -5 है तो इसका -4 है, तो इसका -1 है, ऐसे ऐसे मान सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसमें डिप्रेशन कम होगा। अच्छा, एलिवेशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, पानी का प्योर पानी 100 डिग्री पे बॉइल करती है, तो यहाँ पर तो है जो एलिवेशन सबसे कम है, एलिवेशन सबसे कम है। मान लो 101 डिग्री पे बॉइल कर रहा है ना, तो ये 103 पर, ये 105 पे बॉइल कर रहा हूँ। लॉजिक समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या? लो फोटो। हाँ, एलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई। तो मैं ये बता रहा था कि यार कोई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, आपको बताइए तो थोड़ा बहुत वांटा फैक्टर देखना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं, वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बात बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाता है ना, 100% टूट जाता है। मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HBr, HI याद है ना, HClO4 और H2SO4 यही 6 बताया मैंने जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोला है कि अच्छा ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इसका एक मोल रखो तो इसके 2 मोल आयन मिल गए, ठीक है ना, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। 1 मोल से कितने पार्टिकल आ गए वही वांटा फैक्टर है, 1 मोल से कितने पार्टिकल आ गए वही वांटा फैक्टर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये कितना हो जाएगा, ये कैसे टूटेगा, और ये कैसे टूटेगा, यहाँ कितने हैं टोटल मिल रहे 3, तो बताओ वांटा फैक्टर HCl का कितना लिया करो, 2 है कि नहीं, इसका भी कितना, इसका भी कितना, इसका 2, इसका भी 2 और इसका 3, क्या 2, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वांटा फैक्टर होता है कितने आयंस आ गए, मतलब H+ के अलावा जितने आयंस है। ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस 100% टूटते हैं कैटायनिक पार्ट में और OH- में, है ना। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस 7 लिखवाए हैं मैंने, ठीक है, NaOH, KOH, RbOH, CSO, ये पहले ग्रुप में है ना, पहले ग्रुप कैल्शियम मेटल के हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना। और आप दूसरे ग्रुप में चलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम भी है ना, बोल रहा है कि नहीं? हाँ, ये 7 हो गए आपके। अच्छा, ये टूटेगा तो कितने में बदलेगा, Na+OH-, एक बार लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, Na+ और वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, ठीक है ना। ये कितने में टूटेगा, Ca2+ में और 2OH-, वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा 3, समझ रहे हो नहीं। इसका भी वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका भी 3, समझ लो, इनका 2, इनका 2, इनका 2, ये बात समझ लो क्या। अब ऑल आयनिक सॉल्ट्स, ऑल आयनिक सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट्स 100% टूट जाते हैं, कोई भी सॉल्ट्स होंगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ कैटायन होगा, उसमें कुछ एनायन होगा। अनायन एसिड से आते हैं, कैटायन बेस से आते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ, रुक जाओ लिख लेने दो, है ना। इनका आपको बताना है कि वांटा फैक्टर कितना है। वांटा फैक्टर कुछ नहीं बोला गया तो 100% टूटता हुआ ही मानना है। 100% नहीं टूटा हुआ तब जाकर के 2 से कुछ कम आएंगे। अगर 100% टूटा नहीं है तब 2 से कम आएंगे, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। और अभी हम मान के चलिए 100% डिसोसिएट हुआ, मतलब अल्फा 1 है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ नहीं बोला जाए तो अल्फा कितना लेते हैं, 100% टूटा हुआ मानते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने शॉर्ट्स लिख दिए हैं और इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, 2 3 4 5 3PO4 होल, ठीक है, और AlPO4। चलो, इसका वांटा फैक्टर 2, इसका वांटा फैक्टर, इसका समझ गया नहीं समझ गया। एक कैटायन 3 आना है ना, 1:2 रेशियो में, ये 1:2 रेशियो में, 1:1 रेशियो में, ये वांटा फैक्टर। कोई बच्चे ऐसे देखते हैं 3, 1 और 4, 8 बता देते हैं। कैटायन पहचानने के बाद जो सब है वो आयन है ना, तो ये वांटा फैक्टर इसका 4 है। कैसे टूटा है, 3 Na+, है ना, और 1 PO4 3-। कैटायन को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट एनायन है कि नहीं। अच्छा, ये कैसे टूटेगा, 3Al2+, 3 एल्यूमिनियम है, 2 फॉस्फेट है, कुछ तो बोलो। वांटा फैक्टर 2 AlPO4, समझ लो नहीं समझ है, ये भी समझ आ गया क्या। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वांटा फैक्टर समझ आ गया क्या, अरे बोल यार, ठीक है ना। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर निकाले, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, आयोडा = 1 + n-1 अल्फा, बताया क्या, इसको डिराइव भी करा था तुम्हारे टाइम पर। आयोडा = 1 + n-1 अल्फा, n है कि कितने मैक्सिमम आयन उसके 1 मोल से आ रहे थे, है ना, या 1 मॉलिक्यूल से आ रहे थे। तो n की वैल्यू जैसे ये लिख रहे हो तो ये सब n ही है, ये सब क्या है, n। ध्यान से देखो,
अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती? 1। चेक कर लो ना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा क्या होता है? 1 होता है ना, तो आयोटा एन के बराबर हो जाएगा। आयोटा एन के बराबर, मतलब ये जो कुछ भी निकाल रहे हो ये सब क्या निकाल रहे हो? एन ही निकाल रहे हो। तो एन क्या है एक्चुअली? एन क्या है? n is nothing but total number of ions from one molecule. Total number of ions from one molecule. उसके एक मॉलिक्यूल से कितने टोटल आयंस मिल रहे थे? यही है, यही बोल रहे थे, है ना? मतलब एक मोल कितने आयंस पर टूटा था, यही है। जैसे मान लो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड्स आते हैं, क्या आते हैं? वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स में कौन कौन से? इन सभी एसिड्स के अलावा, इन सभी एसिड्स के अलावा, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड हो गया, जैसे मान लो HCl हो गया, मान लो एसिटिक एसिड हो गया, मान लो HCl हो गया, कुछ समझ आ रहा है क्या? और मान लो आपके पास HCl तो हो गया, ठीक है ना? सॉल्ट बता रहे तू, ठीक है, HCl, ठीक है ना? और आपका हो जाएगा HCl हो गया ना, कोई भी फॉर्मिक हो गया, अरे यार मेरे दिमाग में तो नहीं है, HCl2 ले लो ना, है ना? H3PO4 ले लो, H3PO3 ले लो, H3PO2, ये सब ठीक है, बोलो, है ना? अच्छा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आयन में टूट रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन देगा 1 + 2 - 1 अल्फा, 1 + 2 - 1 अल्फा। ये समझ आ गया तो बताओ, इसके क्वांटम फैक्टर का एक्सप्रेशन यही होगा, 1 + 2 - 1 अल्फा, मतलब ये देगा 1 + 1 अल्फा, 1 + या 1 + ऐसा 1 + अल्फा, अल्फा दे देगा तो बता देंगे। देखो अगर ये स्ट्रांग हो जाए, अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 आयन मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 आयन मिल सकते हैं, पर उससे कम ही आएगा हमेशा, है ना? ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 - 1 अल्फा, एक एक्सप्रेस एक Cn माइनस, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है, 1 + 2 - 1 अल्फा, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है, 1 + 2 - 1 अल्फा, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, 1 + 3 - 1 अल्फा, इसके लिए n की वैल्यू 4 आयन में 3 H+ और 1 फॉस्फेट, तो 1 + 4 - 1 अल्फा, है ना? ये कितने आयन में टूट सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 H+ और 1 आयन, याद है क्या? H3PO3 है भैया, ये टोटल कितने H+ दे सकता है? 2 ही, 2 H+ देगा, 1 आयन देगा, 3 है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 1। हाँ, बहुत सारे बच्चे को कम समझ आएगा भाई, क्वांटम फैक्टर इस बार CBSE में नहीं है, तुम स्किप कर देना इसको, ठीक है ना? मत देखना, ठीक है? इसमें बताओ H3PO2, ठीक है ना? एक ही H+ दे सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आयन देगा, एक H+ और 1 आयन, H2PO2 - 1, H2PO2 - 1, ये वाला आयन देगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 - 1। ये लिखना आगे तो बताओ, अल्फा देगा, कैसे देगा? अल्फा परसेंट बता के, कितना परसेंट टूटा है, तो परसेंट डिसोसिएशन को 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट डिसोसिएशन को 100 से डिवाइड कर दो, तो अल्फा बोला है कि नहीं? 80% डिसोसिएटेड है, अल्फा 0.8 हो जाएगा, 90% पर 0.9। क्या ये बात समझ आ गई क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है? वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड्स और वीक बेस, कुछ तो बताओ, है ना? अगर वीक बेस है तो वीक बेस इन सभी बेस के अलावा है, जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि ये कैसे टूट सकता था? NH4+, 2 आयन में टूट सकता था, है ना? तो इसके लिए भी इक्वेशन है 1 + आयोटा = 1 + 2 - 1, यही तो लगेगा, नहीं समझ पा रहे हो क्या? अगर मान लो मैंने लिख दिया FeOH होल थ्राइस, इसके लिए तो ये 4 आयन में टूट सकता था, तो इसका आयोटा है 1 + 2 - 1। नहीं आया ना समझ? नहीं आया ना समझ? समझ गए? तो ये क्वांटम फैक्टर निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वांटम फैक्टर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे जब वो डिसोसिएट कर रहा हो, जब वो डिसोसिएट करे, तो एक जनरल फॉर्मूला यही है, 1 + n - 1 अल्फा, 1 + n - 1 अल्फा। स्ट्रांग है तो अल्फा 1 हो जाएगा और आयोटा n के बराबर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। समझ रहे हो नहीं समझ? अच्छा, कई बार ये एसोसिएट करने लगते हैं, तो एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। लोग ये फॉर्मूला गलत हो गया, एल्यूमिनियम में 3+ का चार्ज होता है, PO4 में भी 3+ का चार्ज होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा? AlPO4, ये नीचे बना हुआ तो है ऑलरेडी, पहले करेक्ट तो करा लेता, ठीक है ना? बात समझ रहे हो क्या? तो चलो इसको कोई और इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट A2CO3 का होल, अब तो सही है, कार्बोनेट बना देंगे तो अब कितना हो जाएगा? आयोटा 5। चलिए देखिए अब फॉर एसोसिएशन, है ना? देखो क्वांटम फैक्टर का टॉपिक नहीं है सिलेबस में, मत देखना, बोल रहा हूं, स्किप कर जाना, ठीक है ना? एसोसिएशन में क्या होता है? ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कम पार्टिकल में बदल जाते हैं, जैसे अगर 2 पार्टिकल, है ना, 2A मिलकर के A2 बना लेते हैं, 2A मिलकर के A2 बना लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एक A हाफ A2 में बदल गया, बोलो हाँ। एक पार्टिकल से जितने मैक्सिमम या जितने मिनिमम पार्टिकल आ सकते हैं वही n है, वही n है। नहीं आ रहा क्या समझ?
है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगाना। देखो एक फॉर्मूला क्या होता है 1 + n - 1 n। तो इस बार n के जगह पर क्या लिखोगे हाफ माइनस 1 ये आगे कैसे ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। n को क्या बताता है, एक कितने में बदलता है, एक कितने में बदलता है, सीधी सीधी बात है, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर एक हाफ में बदल गया, समझ लो। तो इसका डायगोनलाइजेशन क्या होगा, वाइंड फैक्टर की वैल्यू है ना, वाइंड फैक्टर की वैल्यू ऐसे निकालेंगे और n के जगह पर 2 ना लिख के 1/2 लिखेंगे, है ना। डिसोसिएट होता तो 2 मिलता, यहाँ एसोसिएट हुआ तो 2 1 में बदला, तो इफेक्टिवली 1 आधे में बदला। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखवाते हैं फॉर्मूला, मैंने लिखवाया 1 + 1/n - 1 1/n - 1 ये भी समझ लो। अब यहाँ पर n क्या है, लेकिन यहाँ पर n है कि अगर डायगोनलाइजेशन बोला, अगर डायगोनलाइजेशन बोला तो 2 रख देना, ट्रायंगुलराइजेशन बोला तो 3 रख देना। बात तो वही है ना अल्टीमेटली। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा कि एक कितने में बदल रहा है ये देख करके उसमें से एक घटा के अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ रहे हो क्या, ठीक है ना। हाँ तो एक यहाँ पर एग्जांपल बता ही देता हूँ। कीप इन माइंड हमेशा याद रखना कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है ना। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमराइजेस इन बेंजीन है ना। क्यों, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर राइटिंग करा है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। होता ये कि मान लीजिए आपके पास बेंजोइक एसिड है ना, सपोज यू हैव गॉट बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं है ना, पूरा चैप्टर ही पढ़ रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा OH और फिनाइल, समझ लो क्या। तो इस पर पार्शियल कोऑर्डिनेट चार्ज है और इस पर लोन पे डोनर एटम्स है, लोन पे डोनर एटम्स है ना। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव क्यों, इनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इसके बीच में भी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रहा, समझ रहे क्या। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज इंटरमोलिकुलर नॉट इंट्रा। If I have written intra, so this is wrong. This is intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आप देख लो 2 1 में बदल जा रहे हैं। अच्छा 2 1 में बदलेंगे तो मोलर मास बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। तो अगर ये 100% डाइमराइज कर जाए, अगर ये 100% डाइमराइज कर जाए, है ना, तो एग्जैक्ट डबल मोलर मास है। अब जो मोलर मास ऑब्जर्व होगा, मोलर मास ऑब्जर्व होगा वो इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है बोलो, C6H6CO2 है ना 78 और CO2 78 और CO2 44 122 ये 244 हो जाएगा। ये सवाल आता है, ठीक है, ठीक है ना। किसी भी एसिड डबल हो जाएगा अगर 100% डाइमराइजेशन है तो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो वाइंड फैक्टर तुमने क्या लिखा था याद करो, n ऑब्जर्व्ड अपॉन n कैरेटिक। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास बाय मोल मास। गिवन मास तो वही है ना जो तुमने डाला था, मैंने बोला 78 ग्राम मैंने बेंजोइक एसिड डाल दिया, मैंने ऐसे बोल दिया 78 ग्राम बेंजोइक एसिड डाल दिया मान लो फॉर एग्जांपल, है ना। तो गिवन मास तो फिक्स ही रहेगा ना। ऑब्जर्व्ड मोल्स निकालो चाहे थ्योरेटिकल मोल्स निकालो, ऑब्जर्व्ड मोल्स को कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और इसको कैसे निकालोगे, वही गिवन मास है अपॉन थ्योरेटिकल। गिवन मास थोड़ी बदल जाएगा, मास तो कंजर्व रहता है ना, समझ रहे हैं। तो W से W उड़ जाएगा और m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड, समझ लो। तो अगर 100% डाइमराइजेशन है, अगर 100% डाइमराइजेशन है तो आयोटा एग्जैक्ट 1/2 है, एक्सेप्ट करो। 100% डाइमराइजेशन का क्या मतलब, तो अपने बिंदु पे चला जाएगा, है ना। 100% डाइमराइजेशन पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 हो जाएगा, बोलो ना हाँ 1 हो जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आयोटा 1 रख देना, थ्योरेटिकल मोलर मास पता ही था, ऑब्जर्व मोलर मास निकाल समझ रहे हो सर। तो वही चीज है कि अगर 100% हो तो आयोटा क्या है 1/2, आयोटा क्या है 1/2। तो ऑब्जर्व मोलर मास ट्वाइस ऑफ थ्योरेटिकल मोलर मास, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, ट्वाइस ऑफ थ्योरेटिकल मोलर मास, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ वो अलग बात है कि अगर ये 100% नहीं होता, मान लो ये 100% नहीं हुआ, ये 80% ही हुआ है, तो उतना एसोसिएशन नहीं हुआ है तो उतना भी मोलर मास नहीं आने वाला है, क्योंकि आयोटा भी पहले से ज्यादा। अरे जितना एसोसिएशन होगा वाइंड फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा। वाइंड फैक्टर बताता क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन एट डिस्टेंस। तो जितना एसोसिएशन होता रहेगा, जितना एसोसिएशन होता रहेगा उतना ही वाइंड फैक्टर कम होता रहेगा ना, क्योंकि इफेक्टिवली अब पार्टिकल वहां पर कम है, मतलब कम डाइमराइज हुए हैं, ज्यादातर फ्री है। नहीं समझ पाया है ना। मैं
जो चीजें क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसको बस तेजी से रिवाइंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 1.4 है ना? हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग को समझना है तो भाई वीडियो में ज्यादा तो समझ नहीं आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो ये बात समझ आ रही है, ठीक है? नोट कर लिया ना सबको, ठीक है? ये समझ आ रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, ठीक है? जैसे ट्राइमराइजेशन होता है भाई, ट्राइमराइजेशन, तो ट्राइमराइजेशन में 3 कितनों में बदल जाते हैं? हाँ, आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, कि 3 1 में बदल जाए, ठीक है ना? हाँ, 2 1 में बदलते ही हैं, ये तो है, ठीक है? हाँ, इसको 1 का कितने में बदलना बोल सकते हैं? तो n की जगह पर 1/3 रखते हैं। इसका वाटर फैक्टर का इक्वेशन क्या बनाओगे तुम? 1 + 1/3, ठीक है क्या? ठीक है ना? अच्छा, अगर 100% ट्राइमराइजेशन हो जाए तो वाटर फैक्टर 1/3 नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, जितना ज्यादा एसोसिएशन हुआ होगा वाटर फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा, और वाटर फैक्टर जितना कम होगा उतने ऑब्जर्व्ड मोल्स भी कम हो जाएंगे, है ना? पर ऑब्जर्व मोल मास बढ़ जाएंगे, मशीन प्रोफेसर जितना एसोसिएशन होगा ऑब्जर्व मोल मास बढ़ता जाएगा, बोला रे? हाँ, समझ लो क्या? खैर, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। वाटर फैक्टर पे और बहस करने वाला नहीं है, मुझे तो भाई कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाना था, लेकिन ये कर दिया आपने तरफ से फ्री में, समझो, ठीक है ना? चलो समझो, ठीक है ना? देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लिया टीवी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉपिक के हिसाब से समझ आया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है सॉल्वेंट के मुकाबले, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा सॉल्वेंट के मुकाबले, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि अगर पानी होता है तो पानी 100 डिग्री पे बॉइल करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का देखने को मिलेगा 101 102 103 जो भी रहेगा, ठीक है? तो अगर मैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालूं तो इसको एलिवेशन ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ रहा है और चेंज हमेशा पॉजिटिव ही निकालता है, चेंज हमेशा पॉजिटिव निकालता है। तो एलिवेशन की बात करें तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है ना? तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपको ये कैलकुलेट करना है एक फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला आने वाला है आपके सामने, ठीक है ना? और आपको करना है, देखो यहाँ से सीबीएसई वालों, खाली सीबीएसई पास करने वालों यहाँ से देखो तुम्हारे काम का है, ठीक है ना? तो अब यहाँ टीवी लिखेंगे तो टीवी नॉट प्लस डेल्टा टीवी, बोलो टीवी इक्वल टू टीवी नॉट प्लस डेल्टा, एक ही फॉर्मूला है क्या? प्योर सॉल्वेंट का अगर पता होगा ना तो उसमें कितना एलिवेशन हुआ वो जोड़ दो, कितना एलिवेशन हुआ वो जोड़ दो। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये डेल्टा टीवी चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, हाँ चेंज तो निकालना है भाई, और चेंज दोनों यूनिट्स में सेम होती है। जैसे देखो, अगर मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता और ये 0 डिग्री होता, मान लो ये दो टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर का अंतर निकालो डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 0 कितने का अंतर है? 100, और केल्विन में बदल दो तो 100 का 373 और 0 का 273, अभी भी अंतर कितना है? 100, अंतर सेम ही रहता है भाई। तो कई बच्चे ना डाउट्स ऐसे बेकार से लेके आते हैं, सर डेल्टा केवी दिया है केल्विन में, सर डेल्टा टीवी को भी बदलना पड़ेगा क्या? वही चीज है, समझ लो क्या? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, ठीक है? अब सुनो, अब डेल्टा टीवी जो है जो कि कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऑल कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर फैक्टर टू मोलारिटी, बता दिया, डायरेक्ट करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा केवी, फॉर्मूला देगा आई केवी, क्या हो जाएगा? आई केवी। आपको सिखा दिया कि डेल्टा टीवी निकालना कैसे, डेल्टा टीवी कैसे निकालना, वाटर फैक्टर निकालो, वाटर फैक्टर निकालो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर फैक्टर 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से सवाल में देखेंगे? हाँ, ज्यादातर आप देखोगे, आपने एमपीजी कर रखी है, आपने एनसीईआरटी कर रखी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ज्यादातर आपको देखा वो ग्लूकोज, प्रोटीन और यूरिया, इसी पर बातचीत चलती है ना? इन सभी का वाटर फैक्टर क्या है? 1। हालांकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर में चले जाओ तो ये सब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर ध्यान आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? क्या ये डिसोसिएट करेगा? क्या ये टूटेगा आयंस में? क्योंकि इसमें आयनाइजेशन स्पेयर नहीं है, इसमें आयनाइजेशन स्पेयर ही नहीं है यार, सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्पेयर का है और वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, इसका भी वाटर फैक्टर क्या हो जाएगा? बनी होता है, खैर बता दिया, ठीक है? एनीवेज बात को समझो, कहने का मतलब ये हो गया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वाटर फैक्टर कितना लिया जाता है? 1। अब क्योंकि इस साल सीबीएसई में वाटर फैक्टर है ही नहीं भाई, तो मैं 1 वाली क्वेश्चन देने चलिए, ठीक है? ओके, केवी को क्या बोलते हैं? केवी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जैसे एक और नाम है प्यारा सा, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, समझ रहे? नहीं समझ? m is molarity and m can be calculated as number of moles of solute per kg of solvent, mass of solvent in kg, ये है ना? मोलारिटी ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लेते हैं? गिवन मान में मोलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट पता है केजी को ग्राम में, अगर ग्राम में दिया तो केजी में बदल देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NB into 1000 अपॉन WA in ग्राम। अरे ये सब तो समझ आना चाहिए यार, नंबर ऑफ मोल निकाले जाते हैं गिवन मान में मोलर मास, इस पर बात नहीं करते हैं, बेकार चीज है, समझ गया ना? अब ध्यान से सुनेंगे कि अल्टीमेटली अगर आप वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट
का ग्राफ बनाते हो तो सबसे पहले तो समझ लो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। तो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। फिर से बीच बीच में एक रिमाइंडर डालो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पस से बनाई गई है, ये एक्चुअल कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। मैं रिमाइंड करना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे आ जाए YouTube पे देखने, भाई इसका तो समझ नहीं आ रहा, भाई इस पे जाएंगे ही नहीं, ऐसे पढ़ाता हूँ क्या मैं, 10,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, समझ लो क्या। ओके, बात को समझे। वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ लिक्विड के लिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, तो ये आपका है प्योर सॉल्वेंट, ये क्या आपका प्योर सॉल्वेंट, पानी के लिए बनाते हैं। अब पानी में नमक डालते हैं, तो पानी में नमक डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पानी में नमक डालते हैं वेपर प्रेशर कम होगा या नहीं होगा। तो पर अभी भी वेपर कौन बना रहा है, पानी। अरे पानी में नमक अगर मिलाया तो नमक तो नॉन वोलेटाइल है, वो अपना वेपर तो नहीं बनाएगा, वेपर वहां पर भी कौन बना रहा है, सॉल्वेंट, मतलब पानी बना, पर पहले से कम हो जाएगा। क्योंकि राहुल ने बताया था कि जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो देखो अभी भी पानी बना तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन पहले से हर पॉइंट पर वेपर प्रेशर कम, पहले से हर पॉइंट पर वेपर प्रेशर चेक कर लेते हैं ना, जरा चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर ग्राफ गलत बना रहा हूँ क्या मैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या होता है, ये है सोल्यूशन का और ये है सॉल्वेंट का, है ना। मान लो ये लाइन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लाइन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है वो कुछ कितना देखा गया, बोलो है जी। जहां पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब 180 के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, TB नॉट। और ये सॉल्यूशन के अंदर का बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज TB। क्या सबको साफ साफ दिख रहा है कि TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, मतलब एलिवेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ग्राफ बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो डेल्टा TB वही है ना जो ऊपर लिख दिया था मैंने, है ना। TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट, सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का, यही अंतर जो है वो एलिवेशन है, यही जो अंतर है वो एलिवेशन। समझ तो आया, लो फोटो। चलो भाई, नेक्स्ट है टॉपिक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रीज किसको करना है, लिक्विड को करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास पानी है, पानी लिक्विड है, पानी लिक्विड जब फ्रीज हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एस सॉलिड में, ठीक है ना। इस काम में जो हीट इवॉल्व होती है उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही तो होता है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, प्लस माइनस को तो बता ही देंगे, एंड सॉलिड लिक्विड में बदल रहा मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन चाहिए, है ना। और लिक्विड और सॉलिड में बदल रहा, लिक्विड सॉलिड में बदलेगा, एंथैल्पी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। सॉलिड लिक्विड में बदल रहा ना, तो सॉलिड फॉरवर्ड से तो एक्सो है, लिक्विड और सॉलिड में मिला है तो फिर वही होगी ना, हीट रिलीज होगी भाई। यस, रिलीज क्यों होगी, इसके दिमाग में नहीं भाई लिक्विड जब मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तब सॉलिड बनेगा, सॉलिड अट्रैक्शन बढ़ेगा, नीचे दे इसके भाई रिलीज होगा ही रिलीज। अबे कहते सॉलिड को लिक्विड में तो कैसे बदलेगा, ठंडा पानी डाल के कि गर्म पानी डाल के, बर्फ को गर्म करने से पानी मिलेगा, गर्म कर रहा मतलब क्या कर रहा है, या फिर बर्फ को मेरे पास ले, ठीक है, अपने आप पिघल जाता है, ठीक है। चलो रिकॉर्ड हो गई, H2O लिक्विड H2O सॉलिड में बदल रहा है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। अब बात को समझो, उस पर नहीं बात करें। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले तो डिफाइन करो आप फ्रीजिंग पॉइंट, क्या डिफाइन करो, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किसी लिक्विड का, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। सो अ टेम्परेचर एट which freezing point of liquid becomes equal to the, अबे क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर एट which वेपर प्रेशर of liquid, है ना, becomes equal to the vapor pressure of solid। बोले ये बात तो समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फेज का और वेपर फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर आपस में बराबर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लिक्विड लाइन आपको याद होगी, लिक्विड लाइन कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर बना दिए,
है ना, ये लिक्विड लेंगे, है ना, ये लिक्विड लेंगे। अब क्या है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम सबको पता है। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड फेज थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ होगा, समझ लो क्या, ठीक है ना। तो ये हो गया इसी का सॉलिड फेज का, समझ लो। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का बिल्कुल सेम है, बोलो है कि नहीं? ये वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड फेज का, है ना, सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का, है ना, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जितने भी लिक्विड पड़े हुए हैं उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर, है ना, सेम हो गया है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, मतलब TF नॉट बोला जाएगा। अब आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम उस लिक्विड में डालें उसको फिर फ्रीज कर रहे हैं, फिर फ्रीज कर रहे हैं, तो एक्चुअली फ्रीज हो कौन रहा है, वही पानी, वही लिक्विड, क्योंकि सॉल्यूट तो आपने जो मिला है वो सॉलिड ही था, वो थोड़ी फ्रीज हो रहा होगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो लिक्विड वहां जो है उनका वेपर प्रेशर कम हो गया, बोला है कि नहीं, उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम, और तब जाकर के इक्विलिब्रियम आएंगे सॉलिड फेज के साथ, और कहीं यहाँ आ रहे, देखो कहीं यहाँ आ रहे, समझ लो या नहीं समझ लो। तो यहाँ पर अब जाकर के उसी लिक्विड का, ये सोल्यूशन के अंदर की बात है ना, ये सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है ना, तो सॉल्यूशन के अंदर का लिक्विड जब अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ तो अब यहाँ जाकर के इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, किस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर पहले से क्या है, कम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, TF की वैल्यू कम आ रही है, किससे, TF है ना, समझ में नहीं समझ। तो डेल्टा TF का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ज्यादा माइनस कम बताना है, क्या बताना है, ज्यादा कौन है, TF नॉट आगे की तरफ, आगे की तरफ और वो पीछे की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, TF नॉट जस्ट ऑपरेट है नहीं, जस्ट ऑपरेट है नहीं, तो डेल्टा TF की हो जाएगा, बोलो बात समझ आ रही है, डेल्टा TF की हो जाएगा। अब डेल्टा TF क्योंकि एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा TF अगर कोई कलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनटू FT, और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो I KF को क्या बोलते हैं, चलो भाई डेल्टा TF यहां से निकाल लेना और फिर TF यहां से निकाल लेना, वो बोलेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो सॉल्यूशन का, क्या निकालो, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने बोला ना कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया है, तो एक्चुअल पता करने के लिए ओरिजिनल में कितना कम हुआ ये घटाना पड़ेगा, नहीं समझ लो क्या, यहाँ से दिख रहा होगा TF निकालोगे तो डेल्टा TF को घटाना पड़ेगा TF नॉट में, सही है ना, बताओ। तो इसका भी यूज होगा, और ये डेल्टा TF पहले निकलवाएगा वो आपसे, किससे, IKF से, M क्या मोलैरिटी, I क्या वैन डेर वाल्स कैसे निकालते पता है, डिसोसिएशन के वक्त 1 + n-1 अल्फा, एसोसिएशन के वक्त 1 + 1/n-1 अल्फा, और नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वैन डेर वाल्स 1 है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, हम ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो KF को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन, क्या ये बात समझ आ रही है, मोलर डिप्रेशन बात तो समझ आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और क्या, और क्या बस यही तो बताना, ठीक है ना। ओके ओके ओके, वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें समझ आई नहीं, तो मोलैरिटी को अक्सर ऐसे लिख देते हैं, एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ना बहुत बेकार सा कर देता है, वो मोलैरिटी को भी पूरे ढंग से लिख देता है, ठीक है ना। और बच्चे समझते हैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो इसको रट लो भाई, रटना मत, मोलैरिटी हम निकालना जानते हैं, NB/W kg में होना चाहिए, लेकिन ग्राम में किया तो समझ रहे हो नहीं समझ भाई। NB को भी वो क्या लिख देंगे, गिवन मास बाय मोलर, अब जरूरी थोड़ी एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ही देगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता सकता था, तो हमें कहते नंबर से डिवाइड करना होगा, बोला है कि नहीं, ठीक है ना। तो वैन डेर फैक्टर इनटू KF इनटू, चलो अगर मास दिया हो तो WB/MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इनटू WA इन ग्राम, ऐसा कुछ फॉर्मूला कहां लिखा हुआ मिलेगा, एनसीईआरटी। और यार बेसिक फॉर्मूला याद रखो, यही है ना बेसिक फॉर्मूला, सब यही से तो आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से ये दो कलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ